है? अरे ये देखो क्या लिखा है, पिछले साल ELSS ने सिर्फ 2% रिटर्न दिया है। बताओ, खुद बताओ, 2% को रिटर्न होता है ना? मैंने इतना सारा पैसा लगा रखा था, सब डूब गया यार अब तो। अच्छा यार, मैं भी सोच रहा था कि ELSS में इन्वेस्ट कर दूं। हाँ, क्योंकि नया साल शुरू हो गया और अभी तक टैक्स बचाने के लिए मैंने कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं किया। सही बात है। लेकिन यार ये तो गजब है, भला 2% के लिए अपना पैसा कौन फंसाएगा? और क्या। प्रवीण और समीर कुछ अखबारों की हेडलाइंस देखकर हैरान हैं, लेकिन इन हेडलाइंस के परे अंदर की बात कुछ और ही है। इस पूरे मामले को समझने से पहले ये जान लीजिए कि ELSS होते क्या हैं और ये इतने लोकप्रिय क्यों हैं। असल में लोगों के फाइनेंशियल गोल, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश की अवधि के मुताबिक कई तरह के टैक्स सेविंग साधन मौजूद हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टैक्स सेवर बैंक FD, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS आदि। ELSS में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। ELSS पर रिटर्न शेयर बाजार से लिंक्ड होता है, यानी यह रिटर्न इक्विटी मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन शेयर बाजार से जुड़े होने की वजह से ही इनमें बढ़िया रिटर्न भी मिलने की संभावना रहती है, यानी टैक्स में बचत और बढ़िया रिटर्न। इसलिए ये निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर 80C के तहत मौजूद दूसरे ऑप्शंस देखें तो ELSS का लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है। अब आते हैं खबरों पर। असल में अखबारों में जो हेडलाइंस छपी हैं वो आधा सच हैं। अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 में ELSS ने करीब 2% का एवरेज रिटर्न दिया है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि पिछले साल सेंसेक्स का भी एवरेज रिटर्न 4% रहा है। सच तो ये है कि इन रिपोर्ट्स में एवरेज रिटर्न की बात की गई है। दरअसल कुछ फंड्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और उनमें नेगेटिव रिटर्न मिला है। इसकी वजह से पूरा एवरेज खराब दिख रहा है। लेकिन अगर अच्छे फंड्स को देखें तो कई ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में ही 4 से 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए क्वेंट टैक्स प्लान और HDFC टैक्स सेवर फंड ने पिछले 1 साल में करीब 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन कई ऐसे फंड रहे हैं जिन्होंने 2 से 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड और कैनरा रोबोको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में 4% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। नेगेटिव रिटर्न का मतलब है कि निवेशकों की जमा पूंजी में 4% की गिरावट आई है। पिछले 1 साल में तो ELSS फंड्स का रिटर्न ज्यादा आकर्षक नहीं रहा है, लेकिन 3 से 5 साल में ज्यादातर फंड्स ने 10% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। कई फंड्स ने तो इस दौरान 22 से 37% का दमदार रिटर्न दिया है। अब इस पूरी कहानी से 3 अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि निवेश के लिहाज से क्या ELSS सही प्रोडक्ट है? प्रवीण जैसे लोग जिन्होंने ELSS में निवेश कर रखा है वो क्या करें? मेरे हिसाब से तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होना ही चाहिए। जिन लोगों ने पहले से निवेश कर रखा है उनके लिए भले वो ELSS फंड हो या कोई भी फंड हो, मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आप लंबा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की अवधि यहाँ से कम 3 साल और है, तो आप उसको इक्विटी में ही रहने दीजिए, ELSS फंड में ही रहने दीजिए। अगर आपको उस पैसे की जरूरत है अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, तो फिर आप उसको ये इक्विटी फंड से स्विच करके और मॉडरेट फंड्स में डाल सकते हैं। ELSS शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए होता है। जानकारों का मानना है कि ELSS में कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में लंबी अवधि से पैसा बनता है। इसलिए इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। लॉन्ग टर्म में कई ELSS फंड्स ने जोरदार रिटर्न दिए हैं। क्वेंट टैक्स प्लान को ही देख लीजिए, पिछले 3 साल में इस फंड ने करीब 37% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। इसी तरह पराग पारिख टैक्स सेवर फंड ने 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में तो इस कैटेगरी में करीब 14% का एवरेज रिटर्न मिला है। दूसरा सवाल समीर जैसे नए निवेशकों के लिए है कि ELSS में निवेश कब शुरू करना चाहिए। वैसे तो समीर जैसे नए निवेशक कभी भी ELSS में निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब इस फाइनेंशियल ईयर में उन्हें टैक्स बचत का फायदा लेने के लिए
लमसम निवेश करना होगा, क्योंकि SIP के जरिए निवेश के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने का ही समय बचा है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू करने का कोई अच्छा या बुरा टाइम नहीं होता। उसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक, आपको कम से कम 5 साल की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन हो सकता है, तो आप 3 साल से कम के लिए वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट गिव्स यू सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम अ टाइम ड्यूरेशन पर्सपेक्टिव। दूसरा, अगर आप टैक्स सेविंग के लिए सेव करना चाहते हैं, तो अगर आप SIP कर रहे हैं तो फिर आपको अप्रैल के महीने से ही चालू कर देना चाहिए और पूरे साल करना चाहिए। सो अगर 1,50,000 की लिमिट तक टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है, तो आप करीब 12-13 हज़ार रुपए महीने का अप्रैल से ही शुरू कर दीजिए अगले मार्च तक के लिए। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर। आप अप्रैल से शुरू करके मार्च के बीच में कभी भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग शुरू में नहीं कर पाते तो जनवरी से मार्च के बीच में ही करते हैं। बेहतर यह होता है कि वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल में ELSS में निवेश शुरू किया जाए। तब आपको किसी स्कीम्स को कई तरह के फैक्टर के आधार पर परखने का भी मौका मिलता है। तीसरा एक अहम सवाल ये भी है कि ELSS में अच्छा रिटर्न तो मिलता है, लेकिन इस पर टैक्स और महंगाई का किस तरह से असर होता है। इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं A, उन्होंने 1 साल में 1.5 लाख रुपए ELSS में निवेश किए हैं। अगर मिस्टर A को इस फंड में करीब 22% का सालाना रिटर्न मिला है, तो 3 साल बाद उनकी यह निवेश रकम बढ़कर 2,72,377 रुपए हो जाएगी। यानी कि मिस्टर A को 1,22,377 रुपए का कुल कैपिटल गेन होगा। पर 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा और बाकी बची 22,377 रुपए की रकम पर 10% का कैपिटल गेन्स टैक्स 4% सरचार्ज के साथ लगेगा। ये रकम 2,327 रुपए होती है। यानी कि टैक्स के बाद उनकी निवेश रकम 2,70,050 रुपए हो जाएगी। इस तरह टैक्स के बाद रिटर्न करीब 22% होता है। इस दौरान अगर महंगाई औसतन 6% रहती है, तो महंगाई के असर के बाद मिस्टर A का वास्तविक रिटर्न 16% के आसपास ही होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ELSS टैक्स बचत के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखना चाहिए। यानी कि 1 साल या 2 साल के रिटर्न को देखकर प्रवीण जैसे निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए।